बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मिस्र के शहर मंसूरा के अंदर एक छोटा सा गांव आबाद था। इस गांव में एक खलील नामी डाकू था। वो डाकू बहुत ही जालिम था। इसकी दहशत और खौफ से पूरे गांव वाले कांपते थे। हालांकि बहुत से हवालों में ये भी मिलता है कि एक दफ़ा इमाम साहब ने इसको हदायत करने की कोशिश की ताकि वो इन बुरे कामों से रुक जाए, क्योंकि इमाम साहब ने इसके अंदर रहमदिली देखी थी। क्योंकि खलील नामी डाकू में एक बड़ी सिफ़त थी तो अपने गांव के किसी भी आदमी से कुछ भी नहीं लूटता था, और हत्ता कि वो गांव में मौजूद गरीब लोगों की मदद भी किया करता था। लेकिन इसके साथ साथ वो बहुत जालिम भी था। इसे खलील नामी डाकू ने इमाम साहब को पूरे गांव के सामने रुसवा कर डाला था, और अब इसके डर की वजह से कभी खलील को कोई कुछ नहीं कहता था। सारे गांव वाले उसे थर थर काँपते थे। इसी गांव में अलजम नामी लोहार रहता था। इसकी एक खूबसूरत और हसीनो जमील बेटी थी। इसकी बीवी इसकी बेटी की पैदाइश के वक़्त तो वफ़ात पा गई थी, और सारी ज़िंदगी अंजम ने मेहनत मजदूरी करके अपनी बेटी को माँ और बाप दोनों बनकर पाला था। लेकिन अब वो अंजम बोझ नहीं उठा सकता था। इस गांव वालों का पानी का दरिया एक नदी थी, जिससे वो तमाम गांव वाले पानी पीने के लिए भी इस्तेमाल करते थे, और खाने पीने में भी वही नदी का पानी इस्तेमाल करते थे। अब इसकी बेटी ने कहा, बाबा जान, सारी ज़िंदगी मैं घर से बाहर नहीं निकली, हत्ता कि मैंने बगैर नकाब के घर के बाहर कदम ही नहीं रखा। लेकिन अब आप बुरे हो चुके हैं, आपसे बोझ उठाया नहीं जाता, और नदी गांव से बाहर है और बहुत सारा फासला है। लिहाजा आज के बाद मैं नदी पर अपनी सहेलियों के साथ जाऊंगी और घर की ज़रूरियात का पानी भरकर लाऊंगी। अंजम की अब जिस्म में ताकत नहीं थी। इसने मजबूरी में अपनी बेटी को कहा कि ठीक है बेटी, अब तुम नदी में जाना और पानी भर के ले आना। एक दिन खलील डाकू अपने साथियों के साथ इस नदी पर अपने गोरे को पानी पिला रहे थे कि अचानक इसकी नज़र अंजम लोहार की बेटी पर पड़ गई। खलील ने अपनी ज़िंदगी में कभी इतनी हसीनो जमील लड़की नहीं देखी थी, जिसको देखकर पागल हो चुका था। खलील ने अपने साथी को अपने पास बुलाया और कहा, ये लड़की कौन है और कहाँ रहती है? तो इसने कहा, हजूर, ये आप ही के गांव में रहती है। ये फ़लाँ अंजम लोहार की बेटी है। सारी ज़िंदगी इसने अपने घर से कदम बाहर नहीं रखा, लेकिन अब इसका बाप बुरा हो चुका है। अब इसलिए ये खुद अपनी सहेलियों के साथ नदी से पानी भरने के लिए आती है। ये सुनकर खलील ने अपने साथी को कहा कि जाकर इस लड़की को मेरे पास बुला कर ला। खलील डाकू का एक साथी इस लड़की के पास गया और कहा, तुम्हें हमारा सरदार बुला रहा है। ये सुनकर अंजम लोहार की बेटी ने कहा, मैं तुम्हारे सरदार के पास क्यों आऊँ और वो मुझसे क्या कहना चाहता है? तो खलील डाकू के साथी ने कहा, हमारा सरदार हुक्म देता है, वो किसी के पास खुद चलकर नहीं आता, लिहाजा तुम्हें हमारे सरदार के पास चलना होगा। जब यह बात इस आदमी ने कही तो इतने में लोहार की बेटी की सहेलियों ने कहा, यह हमारे गांव का बहुत बड़ा डाकू है। सारे गांव वाले इसके खौफ से कांपते हैं। अगर यह तुम्हें बुला रहा है तो तुम इसके पास चली जाओ, वरना ये गुस्से में आकर तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। लोहार की बेटी खलील डाकू के पास आई और कहा, तुम मुझसे क्या चाहते हो? तो इसने कहा, मैंने तुम जैसी खूबसूरत हसीनो जमील लड़की अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी, लिहाजा मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ। लेकिन अगर मैं चाहूँ तो तेरी इज्जत को इसी जगह पर भी तार तार कर सकता हूँ। लेकिन तुम बहुत खूबसूरत हो और इसी वजह से मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ कि तुम सीधा अपने घर जाओ और अपने बाप को जाकर कहना कि आज रात अपने गधे पर सवार होकर दूसरे गांव चला जाए और तुम्हें घर पर अकेला छोड़ दे। और अगर तेरे बाप ने मेरी बात ना मानी तो तेरे बाप समेत तुम्हारे घर को आग लगा दूंगा। ये सुनकर इस लड़की ने खलील डाकू के मुंह पर थप्पड़ मारा और कहा, अगर तुमने मुझे छूने की जुर्रत भी की और तुमने हमारे घर के करीब आने की जुर्रत भी की तो मैं तुम्हारा मुंह नोच लूँगी। और इसके बाद वो लड़की वहाँ से चली गई। जब लोहार की बेटी ने थप्पड़ मारा था तो इसकी सहेलियों ने समझा कि अब खलील इसको यहाँ नंगा कर देगा, लेकिन इसने ऐसा कुछ ना किया और गुस्से से सिर्फ दांत पीसता रहा। इसके साथियों ने कहा, हजूर, आप अगर इजाज़त दें तो अभी इस लड़के को नंगा कर देंगे। तो खलील ने कहा, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। इसके बाद खलील ने अपने एक ही सिपाही को पैगाम भिजवाया कि जाकर अंजम लोहार को कहो कि आज की रात तुम अपने गधे पर सवार होकर दूसरे गांव चले जाना और अपनी बेटी को अकेला घर पर छोड़ देना। और अगर तुमने ऐसा ना किया तो खलील डाकू आज रात तुम्हारे घर को आग लगा देगा और तुम दोनों को जिंदा जला देगा। खलील डाकू का पैगाम लेकर जब इसका साथी अंजम लोहार के पास पहुंचा तो अंजम लोहार खौफ से कांपने लगा और वह बहुत परेशान हो गया कि अब यहाँ तो हम दोनों को ज़िंदा जलना होगा, यहाँ पे अपनी बेटी की इज्जत को तार तार करना होगा। अंजम लोहार अपनी बेटी के पास गया और इससे कहा तो इसकी बेटी ने कहा, बाबा जान, आप शाम को गधे पर सवार होकर दूसरे शहर चले जाइए, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अंजम ने कहा, बेटी, मेरे पास एक आखिरी रास्ता है,
इसके बाद ही कोई एक फैसला होगा। अंजम अपने गधे पर सवार होकर शहर के काजी साहब के पास गया और उसे सारी सूरत हाल के बारे में बताया। जब काजी ने खलील डाकू के बारे में सुना तो इसने कहा, अभी और इसी वक्त अपने गधे पर सवार होकर अपने घर चला जा। अगर खलील को सिर्फ ये पता चल गया कि तुम मेरे पास मदद मांगने के लिए आए हो तो वो मेरी बेटी को भी उठाकर ले जाएगा और मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। मुझे मेरी बेटी की इज़्ज़त बहुत अजीज़ है और मुझे ये मेरा अहदा भी अजीज़ है। अंजम लोहार मायूस होकर अपने घर लौट आया और अपनी बेटी को बताया तो इसकी बेटी ने कहा, बाबा जान, मेरे पास एक आखिरी रास्ता है। अगर हम इसमें कामयाब हो गए तो मेरी इज़्ज़त भी बच जाएगी, इसे खलील नामी डाकू की ज़िंदगी भी बदल जाएगी और वह सीधे रास्ते पर आ जाएगा। ये सुनकर अंजम लोहार ने कहा कि बेटी तुम क्या कहना चाहती हो? तो अंजम लोहार की बेटी ने कहा, बाबा जान, बेशक खलील बहुत जालिम है और बहुत बड़ा डाकू है, लेकिन इसके अंदर मैंने रहम दिली भी देखी है। इसके अंदर मैंने छुपा हुआ अच्छा इंसान भी देखा है। तो अंजम लोहार ने कहा, बेटी तुम्हारे कहने का मकसद क्या है? तो लोहार की बेटी ने कहा, बाबा, जब खलील डाकू ने नदी के पास मुझे कहा था आज की रात मैं तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ, तो मैंने इसके चेहरे पर थप्पड़ जड़ दिया था। और जब मैंने इसके चेहरे पर थप्पड़ जड़ा तो अगर वो चाहता तो वही मुझे तार तार कर सकता था, लेकिन इसने यह करना बेहतर नहीं समझा और इसके अंदर छुपे अच्छे इंसान ने कहा कि यह करना सही नहीं है। जिसके नाम से बड़े बड़े शहर के काजी कामते हैं, इस डाकू को मैंने थप्पड़ मारा, लेकिन इसने मुझ पर हाथ भी नहीं उठाया। मुझे इसकी यह अदा बहुत पसंद आ गई। बाबा जान, मैं चाहती हूँ कि मैं खलील डाकू को सीधे रास्ते पर लाकर अपने मज़हब के मुताबिक इसके साथ निकाह करूँ, क्योंकि मुझे इससे मोहब्बत हो गई है। लेकिन इसके लिए हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है। अंजम लोहार ने कहा, बेटी बताओ कौन सा रास्ता है? तो इसकी बेटी ने कहा, बाबा जान, आप हमारे पड़ोसी से गोरा मांग कर लाएं। हमें शाम से पहले सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में पहुंचना होगा। अगर हमारी मुलाकात सुल्तान से हो गई तो मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। अंजम लोहार ने कहा, बेटी, हमें सुल्तान के दरबार तक कौन पहुंचने देगा? तो इसकी बेटी ने कहा, यह मेरा काम है, अब गोरा मांग कर लाइए। अंजम लोहार इसी वक्त दौड़ता हुआ गया और अपने पड़ोसी से गोरा मांग कर लाया। इसकी बेटी अब गोरे पर सवार हुई और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार पहुंच गए। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह असर की नमाज पढ़कर महल के सेन में दाखिल हुए। तो इतने में देखती हैं कि खूबसूरत और हसीनो जमील लड़की सामने खड़ी है और सिपाहियों को कह रही है कि मुझे सुल्तान के कमरे तक ले जाओ। जब यह मंजर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह ने देखा तो सुल्तान ने हुक्म दिया कि अभी और इसी वक्त इस लड़की को मेरे कमरे में ले आओ। जब इस लड़की को सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के कमरे में लाया गया तो फिर इस लड़की ने सुल्तान को कहा, हजूर, मेरी एक दरख्वास्त है कि आप अपने करीबी सिपाहियों को बाहर भेज दें। सुल्तान बड़ा हैरान हो गया कि आखिर ये लड़की कहना क्या चाहती है। फिर सुल्तान ने अपने सिपाहियों को कहा कि तुम बाहर चले जाओ। सिपाही बाहर चले गए। इस लड़की ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को कहा कि हजूर, मैं फ़लाह गाँव से आई हूँ। मैं अंजम लोहार की बेटी हूँ। मेरे बाबा ने सारी ज़िंदगी मुश्किलात में गुजारी और मुझे इज़्ज़त के साथ बड़ा किया, लेकिन आज रात अगर आपने हमारी मदद नहीं की तो खलील नामी डाकू मेरी इज़्ज़त को तार तार कर देगा। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी तैश में आ गए और कहा कि बताओ वो क्या चाहता है। तो अंजम लोहार की बेटी ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को शुरू से लेकर आखिर तक तमाम तफसीलात बताई। तो ये सुनकर सुल्तान ने कहा कि मैं अभी सिपाही को हुक्म देता हूँ, वो शाम तक खलील नामी डाकू को पकड़ कर मेरे सामने ले आएंगे और मैं इसका सर कलम कर दूंगा। तो ये सुनकर इस लड़की ने कहा, हजूर, मैं ऐसा नहीं चाहती। तो सुल्तान ने कहा, तो जो डाकू तेरी इज्जत लूटना चाहता है तो इसकी जान बचाना चाहती हो, आखिर बात क्या है? तो इस लड़की ने कहा, सुल्तान हजूर, मैंने इस डाकू के पीछे एक अच्छा इंसान देखा है। मैं चाहती हूँ कि कोई ऐसी तरकीब निकाली जाए जिससे वो खलील नामी डाकू सीधे रास्ते पर आ जाए और मेरी इज़्ज़त भी बच जाए। ये सुनकर सुल्तान बड़ी सोच में पड़ गए और परेशानी की हालत में इधर उधर टहलने लगे। थोड़ी देर के बाद सुल्तान ने लोहार की बेटी को कहा कि तुम अपने घर चली जाओ और घर जाकर तुम अपने बाबा को कहना कि वो घर से जाने से पहले कुत्ता और एक बकरा ज़िबा करे और कुत्ते को ज़िबा करने के बाद इसका चमड़ा दरवाजे पर रख दे और आने वालों को लगे कि कुत्ता ज़िबा किया गया है। ये सुनकर अंजम लोहार की बेटी ने कहा, हजूर, आखिर कुत्ते और बकरे को ज़िबा करने का मकसद क्या है? तो सुल्तान ने कहा कि जब तुम्हारा बाबा कुत्ते को ज़िबा करके इसका गोश्त निकाल कर फेंक देगा और चमड़ा दरवाजे पर रख देगा और बकरे को ज़िबा करके इसका गोश्त तुम पका लेना, और जब वो खलील नामी डाकू अंदर दाखिल हो तो तुम अपने सामने वो पका हुआ बकरा रख देना, इसको खाने लग जाना। जब खलील डाकू दरवाजे पर पड़ा हुआ कुत्ता देखेगा और तुम्हें गोश्त खाता हुआ देखेगा तो वो समझेगा कि तुम कुत्ता खा रही हो
और इसके बाद जो होगा देखा जाएगा। अंजुम लोहार की बेटी बहुत अक्लमंद थी। वो सुल्तान की बात का मकसद समझ चुकी थी। वो इसी वक्त अपने घोड़े पर सवार हुई और अपने बाप को सारी तफसील बताई और कहा कि बाबा आपने ऐसा ही करना है। अंजुम लोहार बाहर गया, एक कुत्ता पकड़ा और इसको ज़िबा किया। इसका गोश्त निकाल कर बाहर फेंक दिया, इसका चमड़ा दरवाजे पर रख दिया। अब आने वाले को ऐसा लग रहा था जैसे कुत्ते को ज़िबा करके इसका गोश्त निकाल लिया गया है। और इसके बाद इसने बकरा ज़िबा किया और इसका सालन बनाने के बाद अपनी बेटी के आगे रखते हुए अंजुम लोहार अपने गधे पर सवार हुआ। अपनी बेटी की इज्जत को अल्लाह के हवाले करता हुआ चला गया। थोड़ी देर गुजरी के खलील डाकू के गोरों की आवाज़ आने लगी। इसकी बेटी अब बकरे का गोश्त खाने लगी। जैसे ही खलील डाकू अंदर दाखिल हुआ, जिसने दरवाजे पर पड़ा हुआ कुत्ता देखा और फिर लोहार की बेटी को खाना खाते हुए देखा, जिसने नफरत में कहा, ये तुम क्या खा रही हो? तो लोहार की बेटी ने कहा, क्यों क्या हुआ? तो इसने फिर नफरत में कहा, बताओ ये तुम क्या खा रही हो? तो अंजुम लोहार की बेटी ने कहा, तुम्हें नज़र नहीं आता हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं था, मैंने कुत्ता ज़िबा किया और इसी का पका हुआ गोश्त खा रही हूँ। जब ये बात खलील डाकू ने सुनी तो वो लोहार की बेटी से दूर खड़ा हो गया और सख्त नफरत करने लगा। और इसके बाद वो वापस जाने लगा। तो इतने में पीछे से लोहार की बेटी ने आवाज़ दी और कहा, खलील क्या हुआ, तुम वापस क्यों जा रहे हो? जिस लड़की को पाने के लिए तुमने इतना इंतज़ार किया, अब खाली हाथ लौट कर क्यों जा रहे हो? जिसने कहा, जो लड़की कुत्ते का गोश्त खा सकती है मैं इसको छूना भी नहीं चाहता, पाना तो दूर की बात है। तो ये सुनकर लोहार की बेटी मुस्कुराने लगी और कहा, ज़रा अपने बारे में तो सोचो, मैंने सिर्फ कुत्ते का गोश्त खाया है और तुम मुझे हाथ नहीं लगाना चाहते। तो तुम खुद सोचो, तुमने कितने लोगों की जान ली, कितने लोगों का माल हड़प कर खाया और सारी ज़िंदगी हराम का माल खाया, कितने लोगों को लूटा और कितनों का खून बहाया। क्या तुम जैसे इंसान को अल्लाह अपने सामने आने देगा? तुम्हारा अपने बारे में क्या ख्याल है? क्या अपने बारे में कभी सोचा है? जब अंजुम लोहार की बेटी ने ये बात कही तो इसकी बातें खलील नामी डाकू के दिल में जा लगी। वो वहीं रुक गया और सोचने लगा, इस लड़की ने सिर्फ कुत्ते का गोश्त खाया और मैंने उसे इतनी नफरत की। सोचने की बात यह है कि जिस इंसान ने सारी ज़िंदगी लोगों की इज्जत को लूटा, हराम का माल खाया, जिसने अपनी ज़िंदगी में कभी एक नवाला हलाल का नहीं खाया, वो कब्र में अपना हिसाब कैसे देगा? आखिर में मेरा अंजाम क्या होगा? मेरा अल्लाह मुझसे कितनी नफरत करता होगा? यही सोच सोच कर वो इसी वक्त ज़मीन पर गिरा और अल्लाह से माफ़ी मांगने लगा और कहा कि ऐ मेरे मालिक, मुझसे बहुत बड़े गुनाह हुए हैं। आज तक मैं बड़े बड़े गुनाह करता रहा, लेकिन मुझे पता नहीं चला कि आखिर मैं किस मंजिल की तरफ जा रहा हूँ। जब अंजुम लोहार की बेटी ने यह मंजर देखा तो वो मुस्कुराने लगे। तो खलील ने कहा कि तुम क्यों मुस्कुरा रही हो? तो इसने कहा कि ये जो तुम्हारे सामने गोश्त पड़ा है ये बहुत कीमती है। तो इसने कहा, ये कैसे कीमती है? ये तो कुत्ते का गोश्त है। तो इसने कहा, नहीं, ये बकरे का गोश्त है। सिर्फ तुम्हें सबक सिखाने के लिए मैंने कुत्ते को ज़िबा करवाया। अब ये गोश्त मेरे लिए दुनिया जहाँ के सोने से भी ज़्यादा कीमती है। इसके बाद अंजुम लोहार की बेटी ने अपनी मोहब्बत का इजहार खलील नामी डाकू से कर दिया और इसके बाद इन दोनों ने निकाह कर लिया। और खलील नामी डाकू ने सारी ज़िंदगी के लिए चोरी और डाकू और ज़नाकारी जैसे गुनाहों से तौबा कर ली और इसके बाद अंजुम लोहार के साथ मेहनत मजदूरी करके ज़िंदगी गुजारने लगा। और वही खलील डाकू जिसके नाम से शहर के बड़े बड़े सरदार और काजी थर थर कांपते थे, गांव की लड़कियां नाम सुनते ही अपने खेमों में छुप जाया करती थी, जिसका नाम सुनकर बच्चे रोना बंद कर देते थे, वही डाकू सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के कलमंदी और अंजुम लोहार की पाकीज़ा लड़की की बहादुरी की वजह से वो इतना नेक और रहमदिल इंसान बन गया, कितना दौलतमंद होने के बाद भी अपने ससुर के साथ लोहार का काम करने लगा।